Good morning, students. This is Kamna. Welcome back to Target Semester. Today we are here to discuss the syllabus for BSc third semester. हम BSc third semester के syllabus को discuss करेंगे आज इस वीडियो में. Till now, what you have studied. अब तक आपने जो भी पढ़ा. In BSc fourth semester, you have studied about cell biology, about genetics, about physiology. तो you have just studied till now. आपने जो है क्लासिकल जूलॉजी की स्टडी करी है. Now this semester third is going to be a transition. This semester is going to be a transition for you. You are going to see the transition between क्लासिकल जूलॉजी एंड मॉडर्न जूलॉजी. अब आप जो सेमेस्टर थर्ड में जिस जूलॉजी की जिस ब्रांच ऑफ जूलॉजी से डील करने वाले हो, इट बिलोंग्स टू मॉडर्न जूलॉजी. क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्या क्या देखने मिलता है. वी आर गोइंग टू सी पर्टिकुलर इस सेमेस्टर में आप देखोगे कि जीन एक्सप्रेस कैसे करता है खुद को. यू नो व्हाट इज जीन. डीएनए के छोटे छोटे से जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे से जो पार्ट्स होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होता है एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, उसको हम जीन कहते हैं. दे हैव द इंफॉर्मेशन, दे स्टोर द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस सर्टेन प्रोटीन. और इसी प्रोसेस को हम हाउ द जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे. अब तक हमने डीएनए जो सेल बायोलॉजी तुमने देखी तो उसमें सर्टेन ऑर्गेनेल्स के बारे में तुमने पढ़ा था. अब हम क्या करते हैं, वी विल मूव इनसाइड द सेल. हम सेल में अंदर जाएंगे डीएनए पे. डीएनए क्या करता है, डीएनए स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. डीएनए ने हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है स्टोर करके रखा हुआ है. बट वो इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज कर कैसे होता है, वो इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस कैसे होता है, हम इसको स्टडी करेंगे कैसे, इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हेल्प से डीएनए के एक्सप्रेशन को, जीन के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे. सर्टेन प्रोसेसेस होते हैं जैसे ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, जीन रेगुलेशन है. तो ये यूनिट 1 टू यूनिट 4 में हम मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से डील करने वाले हैं. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, थिंग्स लाइक दिस. Apart from that, your semester also includes certain units that is based on molecular techniques that we see, biotechniques like PCR, DNA fingerprinting, cloning. These are the biotechnology बेस्ड टेक्निक्स जो आपको रिसर्च के लिए, डायग्नोसिस के लिए या मेडिकल फील्ड में चाहिए होते हैं टू जनरेट सर्टेन थिंग्स. लाइक अगर आपको वैक्सीन बनाना है या कोई एंजाइम प्रोडक्शन करना है या कुछ एंटीबायोटिक बनानी है तो हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. और ये सारी आप टेक्निक्स क्या करोगे, इस सेमेस्टर में स्टडी करोगे. अपार्ट फ्रॉम दैट आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को भी पढ़ोगे. इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कैलोरीमेट्री आप पढ़ने वाले हो. आप सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ोगे, आप क्रोमेटोग्राफी पढ़ोगे इस सेमेस्टर में. सो लेट्स हैव अ लुक. एक बार हम देखते हैं कि आपका व्हाट इज द कोर्स टाइटल सी फॉर द सेमेस्टर थर्ड. योर कोर्स टाइटल सी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंट. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक, द थ्री ब्रांचेस दैट आई ऑलरेडी मैंशन. थ्री ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है. ये है क्या, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो डील करेगा किससे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डीएनए. डीएनए पढ़ोगे, आरएनए पढ़ोगे, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ोगे. तो ये सब किस में आता है, दिस इंक्लूड्स, दिस कम्स अंडर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. हम इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे. बायो इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब हम इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी करेंगे. इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व इन research field, instruments involved in certain diagnostical fields, and research instruments involved in your laboratories. इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जब हम स्टडी करते हैं तो ये किसके अंडर आएगा, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन. एंड द टेक्निक्स इन्वॉल्व, हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वेदर वी आर गोइंग थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या हम पीसीआर कर रहे हैं, ये सब किस में आएगा, बायो टेक्निक्स में आते हैं. यूनिट 1, द वेरी फर्स्ट यूनिट, और डज इट से, इट सेज प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. सबसे पहला यूनिट आपको जो मिलेगा वो ट्रांसक्रिप्शन पे बेस्ड है. ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड मैंने ट्रांसक्रिप्शन का एक इंट्रोडक्शन वीडियो, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें ट्रांसक्रिप्शन को आई विल से कि बेसिक जो भी बेसिक चीज़ें उसको एक्सप्लेन किया है मैंने एक वीडियो में. इट हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड. तो इफ़ यू वांट यू कैन चेक दैट. आपको एक बेसिक नॉलेज मिलेगा. फर्स्ट यूनिट में आपको मिलने वाला है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन था क्या, सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो डीएनए से आरएनए का बनना. डीएनए से आरएनए का बनना यानी डीएनए के पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करके आरएनए की सिंथेसिस करना. डीएनए के पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करके एक आरएनए की सिंथेसिस करना, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन इट इज़ नॉट दिस सिंपल, इतना सिंपल होता नहीं. इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म. और अभी आप 12th में नहीं हो, आप बीएससी में आ चुके हो, तो आपको कॉम्प्लेक्स वे में पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. यू विल सी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन. इस यूनिट में आप फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन देखोगे जिसमें ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रमोटर और
एक्सॉन्स देखो, इंट्रॉन्स नहीं, एक्सॉन इंट्रॉन यहाँ नहीं, बट प्रमोटर एक्सेप्टर यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। आरएनए पॉलीमरेज की बात की जाए अगर, तो आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो कहाँ इन्वॉल्व होगा, आरएनए पॉलीमरेज इज इन्वॉल्व इन आरएनए सिंथेसिस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं तो वहाँ पे एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, पर अगर हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो सिंस यूकैरियोट्स और कॉम्प्लेक्स, तो इनका जो मैकेनिज्म होता है, इनकी जो मशीनरी होती है वो भी कॉम्प्लेक्स होती है। यहाँ पे 3 आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। फर्दर जब लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे तो डीप डाउन इसको फिर डिटेल में एनालाइज करेंगे, व्हाट डज इट से, व्हाट डज इट एक्सप्रेस। अभी तुम बेसिक इंट्रो लेते चलो। तो दिस इज द एंजाइम, ये एंजाइम है। जीन क्या है? जीन द सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसके पास इंफॉर्मेशन है टू कोड अबाउट द प्रोटीन। पहले हम उसके फाइनल स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर हम आरएनए पॉलीमरेज को डिस्कस करेंगे, यानी वो एंजाइम जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है, जो आरएनए की सिंथेसिस करेगा। यूकैरियोट का अलग केस है और प्रोकैरियोट का अलग केस होता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड द मशीनरी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मतलब सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसको इनिशिएट करने का काम करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए जो सर्टेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मतलब ये डीएनए है तुम्हारा, डीएनए का ये प्रमोटर रीजन हो गया, तो प्रमोटर रीजन पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का आकर के जुड़ना, प्रमोटर रीजन पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का आकर के जुड़ना, सिग्मा फैक्टर, ये सब आकर के जब बाइंड करते हैं तो क्या होता है? इनिशिएशन होता है कॉम्प्लेक्स का। इनिशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मतलब ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है। और ये फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोल रहा है। इनिशिएशन, इसके बाद क्या होगा? जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है तब क्या होता है? इनिशिएशन होता है, यानी आरएनए सिंथेसिस को इनिशिएट किया जाएगा, फिर उसको आरएनए सिंथेसिस को आगे बढ़ाता है एलोंगेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, और हम दोनों में अलग अलग स्टडी करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में कैसे होता है और यूकैरियोट में कैसे होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट फर्स्ट। यूनिट 1 में हम क्या देखने वाले हैं? डीएनए से आरएनए का कन्वर्जन, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। प्रोकैरियोट्स में अलग देखेंगे, यूकैरियोट्स में अलग इसकी स्टडी करेंगे। यूनिट 2, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन और व्हाट डज ट्रांसलेशन मीन। ट्रांसलेशन का मतलब है हमने आरएनए बना लिया, डीएनए से आरएनए बना लिया, पर अभी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी भी तो कोडॉन्स के फॉर्म में ही है। डीएनए के पास भी जो इन्फॉर्मेशन थी वो जेनेटिक कोडॉन्स के फॉर्म में थी, आरएनए के पास भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कोडॉन्स के फॉर्म में ही है। पर हमें उस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा चाहिए होता है कि वो प्रोटीन बने, उसको प्रोटीन बनाना ज़रूरी है। तो जो भी मैसेंजर आरएनए के पास इन्फॉर्मेशन है, जो आरएनए के पास इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसलेट करना, आरएनए के पास जो भी इन्फॉर्मेशन आई है, जो इन्फॉर्मेशन उसने कॉपी किया है डीएनए से, उसको ट्रांसलेट करना प्रोटीन के फॉर्म में, आरएनए से प्रोटीन बनाना, आरएनए से नाउ वी आर मेकिंग प्रोटीन, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। इस यूनिट में आप देखोगे व्हाट आर द जेनेटिक कोड्स। जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली जो कोडॉन्स होते हैं ट्रिपलेट होते हैं, यानी दे आर इन फॉर्म ऑफ तीन के नंबर्स में, दे आर 3 के मल्टीपल्स में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल AUG, UAG, UGA, ये जो है कोडॉन्स कहलाते हैं। दे आर यूनिवर्सल और डीजेनरेट होते हैं, कॉमालेस होते हैं, सर्टेन इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो आप सब पढ़ोगे बहुत अच्छे से, बहुत डीपर वे में। व्हाट आर राइबोसोम? राइबोसोम और सेल ऑर्गेनेली। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेली होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इनको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये एक छोटे से सेल ऑर्गेनेली होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोकैरियोट्स में दे आर डिफरेंट, यूकैरियोट्स में दे आर डिफरेंट। प्रोकैरियोट्स में दे आर बेसिकली 70 एस टाइप एंड यूकैरियोट्स में दे आर 80 एस टाइप। ये सारी चीज़ें ना पता है कंबाइन हो जा रही हैं। फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं हम वो देखेंगे। अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का अमाइनो एसाइलेशन, अमीनो ग्रुप ले आकर के अटैच करना, टीआरएनए की आइडेंटिटी, अमाइनो एसाइलेशन, ट्रांससिंथेटेज, ठीक है। इनिशिएशन, इलोंगेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स डिफरेंट। ये सेम चीज़ें थी जो तुम यहाँ स्टडी कर रहे हो। ट्रांसक्रिप्शन में जितनी चीज़ें इन्वॉल्व थी वहाँ हमने देख लिया इसको,
और जो ट्रांसलेशन में जितनी भी मशीनरी इन्वॉल्व होती है, जितने भी मैकेनिज्म होते हैं, वो हम यूनिट 2 में देखेंगे। यानी पहले में हम डीएनए से आरएनए बनाने की पूरे प्रोसेस को समझेंगे, दूसरे यूनिट में आरएनए से प्रोटीन में की कन्वर्जन की पूरी मशीनरी को हम समझेंगे। इन यूनिट 3 रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, अब हम जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे। डीएनए से आरएनए बना लिया, आरएनए से प्रोटीन बना लिया, पर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर टाइम पे हर जीन एक्टिव रहे और हर जीन अपने आप को एक्सप्रेस करे। जीन को रेगुलेट करना पड़ता है, कब कौन सा जीन स्विच ऑन होगा, कब कौन सा जीन स्विच ऑफ होगा, यानी किस टाइम पे कौन सा जीन फंक्शनल है या किस टाइम पे कौन सा जीन किस जीन को इनएक्टिव रखना है। ये सारी चीज़ें रेगुलेट करनी पड़ती है और इनको हम देखेंगे यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 में। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन 1 की बात करें तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, लैक ओपेरॉन और टीआरपी ओपेरॉन इन ई कोलाई देखेंगे। लैक ओपेरॉन इज बेसिकली, लैक ओपेरॉन एक इंड्यूसिबल मॉडल होता है, दिस इज इंड्यूसिबल मॉडल, और जो टीआरपी ओपेरॉन है दिस इज रिप्रेसिबल, ये एक रिप्रेसिबल मॉडल है, ठीक है। ये ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस की बात करता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, रोल ऑफ क्रोमेटिन जीन एक्सप्रेशन, जब हम यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन को देखेंगे तो हम क्रोमेटिन के रोल को डिस्कस करते हैं। क्रोमेटिन में अगर क्रोमेटिन क्या है, हाईली कंडेंस्ड है, इफ क्रोमेटिन इज हाईली कंडेंस्ड तो उसमें जो जीन होते हैं वो नॉन फंक्शनल, मतलब बोलो वो इनएक्टिव स्टेज में है। और अगर जीन लूजली कंडेंस्ड है, जीन नहीं, क्रोमेटिन जो होता है वो लूजली कंडेंस्ड है, तो उसके जो जीन्स होंगे वो एक्सप्रेस करने के कैपेबल है, दे आर इन एक्टिव स्टेट, ठीक है। वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे ईजिली, क्योंकि क्रोमेटिन जो है वो लूज कंडेंस्ड है, और क्रोमेटिन को अगर हाईली कंडेंस कर दो तो वहाँ उसमें जो जीन प्रेजेंट है वो स्विच्ड ऑफ वाले कंडीशन में है, वो अभी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। रेगुलेशन, ओहो व्हाई द एवरी लेटर्स आर अटैच्ड, इट इज़ टू डिफिकल्ट टू रीड। रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कैसे रेगुलेट किया जाता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन कैसे होता है, जैसे कैपिंग, कैपिंग इज डन बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस। स्प्लाइसिंग मतलब एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं, तो अननेसेसरी पार्ट को रिमूव करना। एडिलाइलेशन मतलब पॉली ए टेल को अटैच करना, पॉली ए टेल को ले आकर के अटैच करना। आरएनए एडिटिंग, फर्दर जो मॉडिफिकेशंस चाहिए वो मॉडिफिकेशंस ले आना। ये सारे हम किस में डिस्कस कर रहे हैं, जीन दिस इन यूनिट 3। नाउ मूविंग अहेड, यूनिट 4। यूनिट 4 इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन 2। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, हम यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन को देखेंगे। यहाँ पे जो देखा, यहाँ बेसिकली हमने क्रोमेटिन से रिलेट करके देखा है। क्रोमेटिन अगर हाईली कंडेंस्ड है तो जीन्स आर स्विच्ड ऑफ स्टेट, और क्रोमेटिन अगर लूजली कंडेंस्ड है तो जीन्स जो है वो स्विच ऑन वाले स्टेट पर रहेंगे, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। फिर तुमने देखा कि इस वाले यूनिट में हम पढ़ेंगे कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉलीएडिनाइलेशन, आरएनए एडिटिंग, यानी हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर आरएनए, फिर उसकी स्प्लाइसिंग कैसे करते हैं बेस्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ इंट्रॉन एंड एक्सॉन। फिर पॉलीएडिनाइलेशन मतलब पॉली ए टेल को ले आकर के उसमें अटैच कर दिया, और आरएनए एडिटिंग, फर्दर जो एडिटिंग चाहिए था वो हमने मॉडिफिकेशन कर दिया। ना इस यूनिट में कैसे क्या डिफरेंट है, इसमें हम देखते हैं रेगुलेशन, अच्छा रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल, यानी पहले हम ट्रांसलेशनल लेवल पे देखेंगे कैसे रेगुलेशन हो रहा है जीन का। फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जैसे कि प्रोटीन की फोल्डिंग, इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन, जो अननेसेसरी प्रोटीन है उसको एलिमिनेट कर देना, इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन हो गया। फिर जीन साइलेंसिंग, किसी जीन को साइलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, वी विल साइलेंस द जीन, यानी उसको हम स्विच ऑफ कर देंगे। फिर है आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस मतलब एमआरएनए जो बना था उसके एक्सप्रेशन को रोक दे। अगर हम एमआरएनए बना है, दिस इज एमआरएनए, तो इसके एक्सप्रेशन को हम रोक दें, इससे प्रोटीन ना बनने थे, तो दिस इज आरएनए साइलेंसिंग, हमने उस आरएनए को क्या कर दिया, साइलेंस, आरएनए इंटरफेरेंस की हेल्प से उसके एक्सप्रेशन को क्या किया है, रोक दिया। यूनिट 5, ये जो आपके अभी तक के 4 यूनिट थे, फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 4, यूनिट 1 टू 4 ये किस में आते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब हमने डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की बात करी अब तक। व्हाट डिड वी टॉक अबाउट, वी टॉक्ड अबाउट डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। डीएनए से आरएनए कैसे बना, आरएनए से प्रोटीन कैसे बना, ये सारे मैकेनिज्म, सारी मशीनरी, जितने एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, सबकी स्टडी हमने किस में की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो आपका जो कोर्स टाइटल है उसका जो फर्स्ट पोर्शन है, जो पहला पार्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो हमने कवर कर लिया किस में, पहले 4 यूनिट में।
नाउ अब जो अगला 2 यूनिट आ रहा है आपके पास, प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल क्या होते हैं और उनके टाइप क्या होते हैं, इसको पढ़ना। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और बायोकेमिकल टेक्निक्स। ये 3 यूनिट आएंगे किसमें, कहाँ गया वीवर, यहाँ पे, ठीक है। ये 3 यूनिट आते हैं बायो इंस्ट्रूमेंटेशन में। दीज आर बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी वी आर इन दिस यूनिट, इन दीज 3 यूनिट्स वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन बायोलॉजी। जो बायोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो रिसोर्स फील्ड में इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको हम इन 3 यूनिट में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट, पहले यूनिट में हम माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्कोप आप सब अवेयर हो गए इससे, माइक्रोस्कोप को आप सब ने देखा ही देखा होगा अपने लैब में, 12th तक भी ये माइक्रोस्कोप हमारी साइंस लैब में अवेलेबल होता है। तो हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी की प्रिंसिपल क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स, लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये और ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट माइक्रोस्कोप क्या है, डार्क माइक्रोस्कोप क्या है, फेस कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, फ्लोरोसेंस क्या होता है, कॉन्फोकल क्या होता है, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी क्या होती है। लाइट माइक्रोस्कोपी जो जनरली तुम देखते हो, जो कि लाइट को यूज़ करता है, ठीक है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या होता है, हम ब्राइट स्पेसिमेन, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम ब्राइट स्पेसिमेन को यूज़ करते हैं ऑन डार्क बैकग्राउंड। माइक्रोस्कोप का पर्पज़ क्या है, माइक्रोस्कोप स्कोप बेसिकली हमें क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दिखाता है, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दिखाने का काम है माइक्रोस्कोप का। तो ये जो कैसे करता है, लाइट माइक्रोस्कोपी लाइट के हेल्प से करता है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी जो होता है, ये एक ब्राइट स्पेसिमेन को यूज़ करेगा और डार्क बैकग्राउंड। फेस कॉन्ट्रास्ट जो होता है, ऑब्वियसली फेस पे बेस्ड रहेगा। फ्लोरोसेंस जो है बेस्ड ऑन फ्लोरोसेंस। कॉन्फोकल 3D शार्प इमेज जनरेट करता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है, जो ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी क्या होगा, आपने अपने लैब में देखा होगा। 2 चीज़ें आप अभी तक एनकाउंटर करे होगे, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा लाइट। सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, हाई स्पीड पे मूवमेंट जब हम कराते हैं। सेंट्रीफ्यूग बेसिकली एक मशीन होता है, उसमें कुछ छोटे छोटे से ट्यूब्स होते हैं, तो उनमें हम अपने सॉल्यूशन को डाल करके हाई स्पीड पे उनका मूवमेंट कराते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन देखोगे, टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज देखोगे, हाई स्पीड एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। टाइप ऑफ रोटर्स, इनमें रोटर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे वर्टिकल, स्विंग आउट, फिक्स्ड एंगल। प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन था ना, ये डेंसिटी के बेस पे सेपरेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन हम तब करते हैं जब मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी डिफरेंट होता है, तो डेंसिटी के बेस पे जब सेपरेशन कर रहे हैं, इट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। और क्रोमेटोग्राफी क्या है, जब हम साइज के बेस पे सेपरेशन कर रहे हैं, वो भी एक स्टेशनरी फेज की हेल्प से। Chromatography is we are separating 2 different molecules based on their size with the help of a stationary phase। एक stationary phase की हेल्प से हम ऐसे 2 molecules को सेपरेट कर रहे हैं जो साइज में डिफरेंट है। तो ये किस में आता है, दिस कम्स अंडर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफी होते हैं, पेपर, थिन लेयर, कॉलम, आयन एक्सचेंज, जेल फिल्टरेशन, SPLC और एफिनिटी। डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी है। इनके वर्किंग के बेसिस पे कुछ जो है चार्ज जो आयंस होते हैं उसके बेसिस पे सेपरेट करते हैं, कुछ जो है जेल के बेसिस पे सेपरेट कर रहे हैं जेल, और कुछ एफिनिटी यानी उनका इंटरेक्शन किस मॉलिक्यूल से हो रहा है, उनकी बाइंडिंग एफिनिटी किससे, इससे सेपरेट करते हैं। तो इसके बेसिस पे हमने अलग अलग क्रोमेटोग्राफी को बांट दिया है। यूनिट 7 स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। अगेन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म आता है वो है बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट वाज द बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन हमेशा बनता है इस लॉ पे, ऑलमोस्ट हर पेपर में, मतलब हर बार इससे क्वेश्चन अराइज करते ही हैं। बायोकेमिकल टेक्निक्स, मेजरमेंट ऑफ पीएच को मेजर करना, बफर सॉल्यूशन का प्रिपरेशन, मेजरमेंट, एप्लीकेशन, सेफ्टी मेजरमेंट्स ड्यूरिंग दीज टेक्निक्स। रेडियो एक्टिव टेक्निक्स में के दौरान हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए, ये हम कब डिस्कस करेंगे, यूनिट 7 में। यूनिट 8 टॉक्स अबाउट द मॉलिकुलर टेक्निक्स। अब हमने बायो इंस्ट्रूमेंटेशन देख लिया, नाउ यूनिट 8 पे जाएंगे तो ये हमें क्या बताएगा, ये बताता है अबाउट द मॉलिकुलर टेक्निक्स, यानी कौन कौन से टेक्निक्स हम अब यूज़ करेंगे।
अभी तक हमने जो हमारा कोर्स टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक, तो हमने दो अपना जो है पोर्शन वो कवर कर लिया. व्हाट वर द टू? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्निक. अब बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, नाउ द थर्ड यूनिट, द वेरी लास्ट यूनिट, इसमें आप पढ़ोगे बायोटेक्निक्स के बारे में. व्हाट आर बायोटेक्निक्स? न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शनेशन, डिटेक्शन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए की सीक्वेंसिंग, पीसीआर, प्राइमर डिजाइनिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस, आरएफएलपी, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, जीनोमिक लाइब्रेरीज, gene transfer technique like electroporation, microinjection, detection of protein, PAGE, ELISA, PAGE, ELISA, Western blotting, hybridoma technology. तो ये सारी टेक्निक जो हम यूनिट 8 में पढ़ेंगे. इसमें से कुछ तुम पहले से जानते होगे. जैसे तुम्हें इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक बेसिक आइडिया होगा. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तुम्हें याद हो, क्या करते हैं हम? अगर रोज जेल है, इसमें वेल्स होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? डीएनए फ्रेगमेंट्स को ऐड कर देते हैं. वी ऐड डीएनए फ्रेगमेंट्स. ठीक. अब क्या होता है, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स अगर वो जेल है, ये सीविंग इफेक्ट की तरह काम करता है. इसमें क्या प्रेजेंट है? पोर्स प्रेजेंट है. तो उस पोर्स के बेसिस पे क्या होगा? डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव करने लगते हैं. जो लार्ज फ्रेगमेंट्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं वो आगे रह जाते हैं. और ये मूवमेंट कम होगा जब हम इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं. इलेक्ट्रोफोरेसिस, मूवमेंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड. हम ये मूवमेंट कैसे करा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके करा रहे हैं. इस साइड में होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और इस तरफ होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड. डीएनए पे चार्ज कैसा है? डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो हमने डीएनए यहाँ डाला हुआ था, निगेटिव चार्ज होने की वजह से वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है. और जो छोटे होते हैं वो क्योंकि स्मॉल पोर्ट से वो आसानी से निकल आते हैं, तो वो ऐसे आगे आगे आ जाएंगे, और जो बड़े होते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं. ये हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये तुमने पढ़ा है, ये 12th में भी तुमने पढ़ा था. 11th और 12th में ये तुमने पढ़ा हुआ है. डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं देखा होगा अभी तक. फर्स्ट सेमेस्टर में तुमको एक बेसिक आइडिया मिला होगा इसका. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर भी तुमने पढ़ा. ये हम क्या करते हैं? टू एम्पलीफाई द डीएनए. डीएनए की बहुत सारी कॉपी जनरेट, मिलियंस ऑफ कॉपी जनरेट करने के लिए हम पीसीआर टेक्निक यूज़ करते हैं. इसमें भी 3 स्टेप्स तुमने देखे थे. सबसे पहले डीएनए को डीनेचर करते हैं, यानी डीएनए के जो फ्रेगमेंट है इसको अलग करना, डीनेचरेशन हो गया. फिर इसमें हम प्राइमर ले आकर के अटैच कर देते हैं, इसको हम कहते हैं एनिलिंग. और फिर इससे फर्दर एक्सटेंड करा के, यानी एक डीएनए से 2 डीएनए जनरेट करते हैं. और फर्दर ये साइकिल रिपीट करते रहते और मिलियंस ऑफ कॉपीज डीएनए के बना लेते हैं. ठीक है. अगर तुम एनसीईआरटी में ये डाटा मेंशन है, अगर तुम ये साइकिल 30 टाइम्स चला दो, 30 रिपीटिशन, 30 साइकिल, तो यू विल गेट 1 बिलियन ऑफ दैट पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट. पीसीआर हो गया. इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी तुम्हारे पास एक बेसिक आइडिया है, जो वीएनटीआर के बेसिस पे, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स के बेसिस पे क्या करता है? एक पर्सन की आइडेंटिटी को डिटरमाइन करता है. हर एक, तुमको इतना पता है कि हर एक इंडिविजुअल के जो डीएनए फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो ये क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा और हाँ, शायद एलिजा का थोड़ा बहुत आइडिया है आपको. एलिजा क्या है? कंफर्मेटरी टेस्ट है. किसके लिए? एड्स के लिए. एलिजा एक कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स. वेस्टर्न ब्लॉटिंग. बस ये सारी चीज़ें जो हैं आप थोड़ी बहुत आइडिया है, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ोगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल. आई एम गोइंग टू टीच यू जूलॉजी फॉर सेमेस्टर 3. हम क्या करेंगे? तुमने देख लिया कि इस यूनिट में तुमको पढ़ना क्या है. यू आर गोइंग टू डील विथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोटेक्निक्स. जो तीनों ब्रांचेज है जूलॉजी के, ये दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट और इनका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है. ये सारी चीज़ें फर्दर आप जब और एडवांस लेवल, एमएससी बीएससी से एमएससी में जाते हो, ये सारी चीज़ें आपको दोबारा मिलेंगी. एवरीथिंग, सब कुछ आपको वापस मिलेगा. तो अगर आपने इस बैच में अभी सेमेस्टर 3 में सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली, सबका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखा, तब आपको ये सारी चीज़ें तब आपके लिए बेनिफिशियल होंगी. आपको उतना टाइम, उतना एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू आर गोइंग टू स्कोर रियली गुड इन योर एग्जामिनेशन. यहाँ टाइम दो, यहाँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जो डाउट है सब कुछ दूर करो. एमएससी में अच्छा इसको डेफिनेटली बीएससी बेनिफिशियल रहेगा ही, पर एमएससी में जब सारी चीज़ें तुम दूसरी बार पढ़ रहे होगे ना, वो आपको ये अभी की चीज़ें रिकॉल होंगी और आपको ये बहुत ही पॉजिटिव वे में बेनिफिट करेगा. थर्ड थिंग कि ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं. आप फर्दर जो भी एग्ज़ाम दोगे, लाइक इस फील्ड से रिलेटेड, आप नेट में जाते हो,
अपना CSIR नेट देते हो तो इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन जनरेट करे जाते हैं। सो उस पर्पज़ से भी ऑब्वियसली एग्ज़ाम तो देना ही होगा आपको CSIR नेट, तो उसको भी माइंड में रख के हम क्या करेंगे, BSc थर्ड सेमेस्टर की स्टडी करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स जो वहाँ के लिए ज़रूरी है उन सब पे फोकस रहेगा हमारा यहाँ पे। नाउ जो हमारा बैच है आपको पता होगा, सारथी, वेट अ मिनट, बैच सारथी, सब्जेक्ट लिस्ट जो आपको प्रोवाइड करे गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी एंड मैथ्स। आई एम द मेंटर फॉर जूलॉजी हियर, मैं आपको जूलॉजी पढ़ाऊँगी। बाकी टीचर्स यहाँ अवेलेबल हैं जो फैकल्टी हैं। फीचर्स आर गोइंग टू बी थ्योरी क्वेश्चंस, आपको थ्योरी मिलेंगे प्लस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लास नोट्स, PDF इन ऐप सब कुछ मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट MCQs कराए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं, प्लस पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी, ठीक है। वी हैव लिमिटेड ऑफर फॉर द वेरी फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, जो 100 स्टूडेंट्स रजिस्टर करने वाले हैं उनको एक्स्ट्रा 50% डिस्काउंट मिलेगा एंड द प्राइस ऐसे जो है 699 रहने वाला है। सो दिस इज़ ऑल। इफ़ यू वांट, इफ़ यू फील द नीड एंड इफ़ यू फील लाइक वी आर गुड इनफ, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।